हेलो बच्चों, ये कक्षा 9वीं से है। अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने इस अध्याय में प्रेमचंद, जो कि हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे, उनके विषय में बताया है। क्योंकि प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, उनकी कहानियाँ, उपन्यास विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और इतने बड़े लेखक होते हुए भी प्रेमचंद का जीवन अभावों से भरा था। लिखने से उनकी इतनी आमदनी नहीं होती थी कि ढंग से वो अपना गुजर बसर हो सके। उनका कहने का मतलब है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक तरह से नहीं कर पाते थे। उनका जीवन एक सादगी का नमूना था। और ऐसे प्रेमचंद का कोई एक फोटो चित्र लेखक को मिला होगा और उसने उसी को ही अपना व्यंग का विषय बनाया, जिसमें प्रेमचंद फटे जूते पहने हुए हैं और उनके फटे जूतों के बहाने लेखक ने समाज की अनेक बुराइयों को, विषमताओं को और कुरीतियों को एक तीखा प्रहार किया है। इसमें प्रेमचंद के बारे में 2 आधारों पर बताया गया है। एक तो समाज की बुराइयों के विषय पर, और दूसरा कि हमें हमेशा वास्तविकता में जीवन जीना चाहिए। जिस तरह से प्रेमचंद इतने बड़े लेखक सम्राट होते हुए भी सुप्रसिद्ध लेखक भी है, और प्रेमचंद के न जाने कितने उपन्यास, कहानियां हम सभी जानते हैं। कौन नहीं जानता, उन्हें साहित्यिक पुरखे भी कहा जाता है। और उन्होंने हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सी ऐसी कहानियां लिखी हैं जिसके माध्यम से लोगों को जो है जागरूक भी किया। लेकिन इस अध्याय के द्वारा प्रेमचंद के जो एक सादगी का रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है लेखक के द्वारा, वह बहुत ही अद्भुत है। इसमें हरिशंकर परसाई जो हैं, हालांकि उनका जूता भी फटा है और यहाँ प्रेमचंद का भी जूता फटा है इस अध्याय में, लेकिन इन दोनों ही जूते फटने का बहुत बड़ा रीज़न दिया है इसमें। जिसमें लेखक का जूता जो है पैर के तरे से फटा हुआ है, लेकिन जो प्रेमचंद का जूता है वो अंगूठे से ऊपर से फटा हुआ है। अब इन दोनों जूतों के फटने का जो अलग अलग रीज़न दिया है, वो हमें समाज में कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाता है। तो अध्याय पर आते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं और घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। यानी कि जो प्रेमचंद है बहुत ही कमज़ोर हैं और गाल उनके पिचके हुए हैं, और जो है उन्होंने जो पैरों में कैनवस के जूते पहने हुए हैं और जो बेतरतीब बंधे हुए हैं, इसका मतलब है कि बहुत उल्टे सीधे बंधे हुए हैं। लापरवाही के उपयोग करने पर बंद के सिरों पर जो लोहे की पतरी, आपने जूतों में देखा होगा ना, कील सी होती है जिससे जूते के फीते होते हैं, तो वो जो है वो पतरियां भी निकल आई हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर अब दायां बायां आप जानते ही हैं। दायां कौन सा होता है? सीधा। और बायां कौन सा होता है? उल्टा। बाएं जूते का में बड़ा छेद हो गया है और जिसमें उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि में इस जूते पर अटक गई है। मेरी दृष्टि, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो मेरी नज़र है इस जूते पर अटक गई है, और सोचता हूँ कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसे ही फ़ोटो में खिंच जाता है। अब यहाँ पर लेखक जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने जो है किस तरह से जूते जो पहने हैं पोशाक के समय, पोशाक पहनी है जो, और फोटो खिंचाने के, क्योंकि लोग हमेशा सोचते हैं कि हम फोटो खिंचाने जा रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी फोटो होनी चाहिए, फोटो कोई भी देखेगा तो कहेगा अरे वाह क्या फोटो खींची है। तो लोग फोटो खिंचाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन ठन के जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रेमचंद जो हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो जैसे हैं वैसे ही फोटो खिंचाने चले गए।
तो यहाँ पर लेखक जो है इसी बात का व्यंग लेकर बैठे हुए हैं, और व्यंग का मतलब होता है किसी को तीखा प्रहार करना, सीधी बात ना कह के सीधी बात के नजरिए में उल्टी बात कहना। कि जैसे हम बोल देते हैं ना, अरे तुम तो कक्षा में प्रथम आओगे और वो बच्चा पढ़ने लायक है नहीं, वो आ नहीं सकता, तो एक तानाकशी करना, ठीक है, वो व्यंग भाषा होती है। तो मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में कहीं क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं कि लेखक ये कहते हैं कि क्या तुमको फोटो ऐसी खिंचाने में, इस तरह के कपड़े पहनने में, इस तरह के जूते पहनने में तुमको बिल्कुल भी संकोच नहीं हुई? तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि अगर तुम्हें कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कहीं ना कहीं इंसान थोड़ी तो शर्म लगता है कि फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं, भाई वो भी देखेगा तो क्या कहेगा। और फोटो जब रेडी प्लीज़ कह रहा था और जो तुम हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारी जो एक परंपरा होती है ना, कि किसी काम को करने का तरीका जो होता है परंपरा में चला आता है, हमारे पुराने ज़माने से चला आता है, भाई इस तरह से होता आया, संस्कारों में करते रहो। तो ऐसे फोटोग्राफर जब फोटो खींच रहा होगा तो उन्होंने उसी परंपरा के अनुसार बोला होगा रेडी प्लीज़, और तुमने मुस्कुरा दिए होंगे, है ना। लेकिन और उसके बदले में तुमने फोटोग्राफर से थैंक यू कह दिया होगा। तो यहाँ सारा जो है लेखक बड़े ताना कस रहा है बार बार प्रेमचंद के ऊपर, और बार बार तानाकशी करते हुए बोल रहा है कि इस तरह से तुमने किया होगा। ये कैसा आदमी है? लेखक को बड़ा मतलब अजीब और गरीब सा लग रहा है कि आखिर ये आदमी है कैसा, जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? कुछ बिगड़ तो रहा नहीं था। अगर नहीं कपड़े अच्छे थे, यदि नहीं जूते अच्छे थे, तो क्या ज़रूरत थी फ़ोटो खिंचाने की? फ़ोटो भी खिंचा रहे हो, कोई संकोच भी नहीं है, कोई शर्म भी नहीं है कि कैसे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, कैसे जूते पहनकर जा रहे हैं, कोई हम पे हंसेगा या नहीं हंसेगा, और लौट के खुद ही हंस रहे हैं दूसरों पर। तो ये जो व्यंग मुस्कान जो हंस रहे हैं, वो लेखक समझ रहा है, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो। अब यहाँ लेखक क्या कहता है कि हो सकता है भाई पत्नी के आग्रह कहा हो, पत्नी ने कहा हो कि भाई चलो फोटो खिंचवाएं, और जो है उनके आग्रह से वो फोटो खिंचाने के लिए आ गए होंगे और अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेखक यहाँ कहता है कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। कहीं ना कहीं तुम्हारी पत्नी ने तुम पर जोर डाला होगा, ज़बरदस्ती की होगी कि भाई मुझे फ़ोटो खिंचानी है और चलो फ़ोटो खिंचाने। लेकिन तुम जो हंस रहे हो वो मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे एक तरफ तो दुख हो रहा है, लेखक बार बार कहता है ये बात कि मुझे एक तरफ तो ये दुख हो रहा है कि कहीं तुम किसी मजबूरी के कारण फ़ोटो खिंचाने हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कहा हो कि फ़ोटो खिंचाओ और तुम उसके कहने पर फ़ोटो खिंचा रहे हो। लेकिन मेरे को बार बार दुख भी होता है, लेकिन मुझे वह दुख मेरा तब ख़त्म होता है जब तुम्हारी वह मुस्कान देखता हूँ, और वो मेरा जो दर्द था वो एकदम रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो तुम ये व्यंग मुस्कान दे रहे हो फ़ोटो खिंचाते में, कहीं ना कहीं वो मुझे मेरा दुख कम कर देती है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते हैं। लोग मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र मतलब परफ्यूम
जो पढ़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी फोटो भी खुशबू देती है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि अरे अगर तुम्हें फ़ोटो खिंचानी ही थी तो किसी से कुछ मांग लेते, कपड़े मांग लेते। लोग तो पता नहीं फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या क्या मांग लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा, गाड़ियाँ मांग लेते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। फ़ोटो खिंचाने जाते हैं भाई, बारात जब किसी की जाती है तो बारात के लिए जो है गाड़ी मांग लेते हैं। और साथ में एक दूसरे के सन ग्लासेस भी पहन लेते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो अपने आप को स्मार्ट दिखने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए लोग जो है फ़ोटो खिंचाते टाइम अपने आप को बन ठन कर नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ प्रेमचंद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपनी सादगी के साथ जो है जैसे थे वैसे ही फ़ोटो खिंचाने लग गए। तो उसी पर लेखक जो है व्यंग कर रहा है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए की कीमत, 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब देखिए, इसमें इस पैराग्राफ में एक बहुत बड़ी बात की गई है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम के क्या मिलते होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन सामंतवादी लोगों की तरफ कहा गया है, इशारा किया है कि जो पैसे वाले होते हैं और जिनके आगे लोग जो है अपना मस्तक झुकाते हैं। तो आज अगर वास्तव में देखा जाए तो टोपी की कोई कीमत नहीं है। कहते हैं ना कि उसके आगे पगड़ी उतार कर रख दी, उसके आगे अपना मस्तक झुका लिया, टोपी उतार के रख दी। तो एक समय में जो है टोपी की कीमत बहुत होती थी, लेकिन अब उस टोपी की कीमत कोई नहीं, क्योंकि हमारी जो टोपी होती थी, जो हमारी पगड़ियाँ होती थी, वो एक हमारी इज्जत होती थी, इज्जत मानते थे उसको। लेकिन अब तो पैसे वाले जो लोग हैं उनके जूतों के नीचे हमारी टोपियां रखी रहती हैं। आपने देखा होगा सामंतवादी युग के अंदर पूंजीपति लोगों के आगे कितनी टोपियां झुक जाते हैं, और आज आप देख भी रहे हैं इस तरह का हाल। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसा है। अब देखो, यहाँ पर अभी तक आपने देखा था कि प्रेमचंद का जूता जो है ऊपर से फटा था, लेकिन उसके पैर पर कोई हानि नहीं हो रही थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन लेखक अब अपने बारे पर आ रहा है कि लेखक ये बता रहा है कि जूता तो मेरा भी फटा है, लेकिन वो जो जूता फटा है वो कहाँ से फटा हुआ है? अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। क्या लहूलुहान हो जाता है? पैर, उसका तला, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा जूता ऊपर से फटा है और उसे सब देखते हैं और तुम पर सब हंसते हैं, लेकिन मेरा जो जूता फटा हुआ है वो मेरा जूता भी फटा है, तुम्हारा भी फटा है, मेरा भी फटा है, लेकिन मेरा जूता जो फटा है वो पैर के तले से फटा हुआ है, मगर वो किसी को दिखाई नहीं देता है। भले ही मेरा पैर लहूलुहान हो जाए, भले ही मेरा पूरा पंजा छिल जाए, लेकिन मेरी उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है, मेरा पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर उन लोगों के लिए कहा गया है जो समाज की बुराइयों को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, उनसे बचकर निकल जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं हैं। प्रेमचंद जो समाज की बुराइयों को देखते हैं उसको आगे बढ़कर उनके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन लेखक यहाँ कह रहा है कि अब लेखक का कहना क्या है कि हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि लेखक यहाँ पर बता रहा है कि वो कभी ऐसे कोई गलत हो रहा है तो उस पर नहीं उसका रिएक्शन करते हैं या कुछ उसके मतलब प्रति बोलते हैं, लेकिन जो प्रेमचंद है वो कभी भी समाज में जो भी गलत देखते हैं उसके प्रति वो जो है अपना
विचार रखते हैं, उन समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से उन्होंने समाज की जो बुराइयां हैं उनको ठोकर मारी है और जिसके कारण जो है प्रेमचंद का जूता ऊपर से फट गया है। तो उन्हें इस बात की कोई भी निराशा नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं है कि उनका जूता ऊपर से फटा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया था। लेकिन लेखक जो है उनसे बचकर निकल रहा था, क्योंकि अगर आज हम समाज की बुराइयों को अगर नज़रअंदाज करके जाएंगे तो वो बुराइयां कल हमें भी घेरेंगी, जो कि लेखक के साथ हुआ भी। जिस तरह से उन्होंने अपने पैर का जूता जो है नीचे तरह का फटा है और उनसे उसका पैर पूरा घायल हो रहा है, तो वो हमें क्या सिखाता है? यही कि अगर हम समाज में बुराइयां हैं, जो समाज की कुरीतियां हैं, अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करेंगे और उनसे बचकर निकलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कल हम उसके खुद भी भुक्तभोगी होंगे और वो हमारे सामने भी बुराइयां आएंगी और हमें भी उनको भी झेलना पड़ेगा। लेकिन प्रेमचंद ऐसे बिल्कुल नहीं है और उन्होंने उन्हीं सभी बुराइयों पर प्रहार किया है और जिसके कारण उनका जूता फट गया। आज भले ही समाज उन पर हंस रहा है, लेकिन उन पर कोई भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आज पैर का अंगूठा भले ही दिख रहा है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी इस बात की शर्मिंदगी नहीं है। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। अब लेखक क्या कह रहा है? तुम जिस तरह से ये जो फोटो खिंचा रहे हो व्यंग मुस्कान के साथ, मेरे सारे जो हौसले हैं, जो मेरे अंदर जो सोच है, विचार है, वो जो मेरा हौसला बना हुआ है, वो सब के सब खत्म हो जाता है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है? यह है क्या होरी का गोदान है? अब ये जो होरी का गोदान है, या पूस की रात है, या नील गाय हल्कू का खेत का चर गई है, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते, ये सारी प्रेमचंद की कहानियाँ और जिनके अंदर प्रेमचंद ने जो है गरीबी, दलित और इन सभी पे जो शोषण हो रहा था उनके खिलाफ सभी इसमें जागरूक थे और कोई भी किसी भी तरह नहीं झुकाता। जिस तरह से प्रेमचंद जो है समाज की ठोकर मारते हैं और वास्तविकता में सामने फ़ोटो खिंचाते हैं, ना वो अपना पैर का जूता जो है बदलते हैं और ना ही वो समाज में फ़ोटो खिंचाते समय जो है अपने कपड़े बदलते हैं। वो जैसे हैं वो वैसे ही सामने अपने आप को प्रत्यक्ष में दिखा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ जो प्रेमचंद की ये सब जो उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, इन सब में भी प्रेमचंद ने जो ये होरी है या पूस की रात में जो हल्कू है या सुजान भगत है, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास है और इनके अंदर प्रेमचंद ने सभी ने एक निडर होकर अपने नियम व्रत का पालन करते हुए इन सब पर जो है समाज की बुराइयों पर प्रहार किया है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर लेखक ने जो है इसी बात को रखा है कि क्या तुम इसी की तरह जो है समाज में खड़े हुए हो। तो आगे क्या कहते हैं? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया और वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह है मेरी जनता के लेखक। अब यहाँ पर लेखक क्या बोला है कि जनता के लेखक भी कहा है। किसको कहा है जनता के लेखक? जो है प्रेमचंद को कहा है हरिशंकर परसाई के द्वारा। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। अब यहाँ पर जो है लेखक कहते हैं कि अगर तुम चक्कर लगाते और या तुम पे कोई बनिए का तकाता कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि क्या तुम्हारे पास किसी बनिए का कर्जा था जो तुम उसका कर्जा देने के लिए उसे या बचने के लिए उसे भागने के लिए कई मीलों तक पैदल चले और जिसके कारण तुम्हारा जूता जो है फट गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जूता अगर तुम्हारे चलने से फटा है तो वो फटता नहीं है, वो क्या है, नीचे से घिस जाता है। लेखक ने अपना उदाहरण देते हुए कहा क्योंकि उसका जूता भी नीचे से घिस गया था। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कुंभन दास का। देखिए क्या लिखा है। कुंभन दास का भी जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और उसे बड़ा पछतावा। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। अब इसके पीछे देखो एक क्या कहानी है। एक बार अकबर का मैं छोटा सा किस्सा आपको बताती हूँ कि अकबर को जब ये पता चला कि कुंभन दास भी एक राइटर हैं बहुत बड़े हिंदी के साहित्य,
तो जब उन्हें पता चला कि कुम्मन दास बहुत अच्छा जो है गाते हैं, तो अकबर ने फरमाइश की भाई कुम्मन दास जी को बुलाया जाए। अब उस समय जो है कन्वेंस तो होती नहीं थी, अब कई मीलों तक चलकर पैदल आते थे। तो कुम्मन दास इतनी दूर तक पैदल चलते चलते आए कि उनके जो पैर, उनकी जो चप्पलें थी या उनके जो जूते थे, वो उनके सारे ना घिस गए और उनका पैर भी इसी तरह से घायल हो गया और वो बुरे हाल से जो है वहाँ पर पहुँचे। और वो इतना, उनके पैर इतने घायल हो गए कि लिखा है ना, आवत जात पनहैया, पनहैया मतलब उनके पैरों के जो चप्पल थी जो भी थी वो भी घिस गई। अब एक बात बताओ कि कोई इंसान इतनी दूर तक पैदल चलकर आया है कि उसके पैर घायल हो गए हैं, तो क्या वो वहाँ जाकर हरि नाम सुनाएगा? तो इसी के लिए ये बहुत ही इनका प्रसिद्ध है एक ये डायलॉग कि आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो यहाँ पर कुम्भन दास का जो है ये यहाँ पर दिया गया है, और ये इस संदर्भ में दिया गया है कि जिस प्रकार कुम्भन दास अकबर के पास पहुँचे और उनके जाने से उनके पैरों की जो चप्पलें घिस गई थी लेकिन फटी नहीं थी, और यहाँ लेखक का जो है जूता ऊपर से फट गया है। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद को ये बताता है कि अगर तुम किसी बनिए के तकादे से अगर कहीं दूर बचने की कोशिश कर रहे थे, अगर कहीं जा रहे थे उनसे दूर बचने के लिए, तो तुम्हारा जूता ऊपर से नहीं फटता, अगर तुम चल रहे थे तो तुम्हारा नीचे से घिस जाता, ये कहा। तो आगे देखिए, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा जाता है, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाह। यानी कि यहाँ पर कुम्भन दास जी कहते हैं कि ऐसे बुलाने वाले जिनके कारण और दुख बढ़ता है, ऐसों को सलाम करते हैं पहले से ही। क्योंकि कुम्भन दास की जो पैरों का हाल हुआ था, उसने उसके लिए बोला कि अगर ऐसे ही बुलाने वाले हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ के सलाम करते हैं। तो आगे क्या है कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। अब देखिए इस लाइन में क्या लिखा है कि लेखक कहते हैं प्रेमचंद से कि तुमने जरूर किसी सख्त चीज को ठोकर मारी है और जिसके कारण जो है तुम्हारा जूता फट गया है। कोई टीला होगा जो रास्ते पर खड़ा हो गया होगा और उसी पर तुमने मारकर अपना जूता आजमाया है। अब यहाँ पर जो टीला शब्द है, वो टीला शब्द यहाँ पर समाज की बुराइयां, जाति भेदभाव, छुआछूत, भ्रष्टाचार, इन सब के लिए एक टीला शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रेमचंद ने समाज में जितनी भी बुराइयां थी, जो भी विषमताएं थी, कुरीतियां थी, उनको कहीं ना कहीं ठोकर मारी है और जिसके कारण उनका जूता जो है ऊपर से फट गया है। यहाँ पर ये कहा गया है, तुम उससे बचकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया है लेखक ने कि आपने देखा होगा कि हमारा जो पानी है वो नदियों में आता है, जो पहाड़ों से आता है, हिमालय पर्वत से होता हुआ। ठीक है, जल चक्र के विषय में आपने अगर पढ़ा है तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो है कुछ नदियाँ आपने देखी होंगी सीधे बहती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसे होती हैं जो पत्थरों को भी तोड़ देती हैं और अपना रास्ता निकाल लेती हैं। तो यहाँ पर वही है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में, और आपने आज वर्तमान में भी देखा होगा कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समाज में बुराइयों को देखते हैं, खड़े खड़े तमाशा देखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो कुछ लोग उनसे बचकर अरे हमें क्या करना है, जो हो रहा है होने दो, हमारे करने से कुछ होगा थोड़ी ना, इस तरह से सोचकर वहां से निकल जाते हैं। और कुछ लोग उसके प्रति आवाज खड़ी करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, और जो खिलाफ बोलने वाले थे उन्हीं में से हैं प्रेमचंद, जो समाज की बुराइयों को देखते हैं, उनके खिलाफ खड़े होते हैं, और उन्होंने उन्हीं चीज़ों को, बुराइयों को ठोकर मारी थी, और जिसके कारण उनका पैर का जूता जो है ऊपर से फट गया था। लेकिन यहाँ पर हरिशंकर परसाई जो हैं लेखक हैं, वो उन लोगों में से बताए गए हैं जो साइड का रास्ता निकल जाते हैं,
बुराइयों को देखकर वहां से चले जाते हैं। तो वो उन लोगों में से थे हरिशंकर परसाई, जो अपना रास्ता बदलकर घूमकर चले जाते हैं और जिसके कारण उन्हें समाज में बाद में उन्हीं बुराइयों को झेलना भी पड़ता है। तो प्रेमचंद जो थे समाज में ऐसी बुराइयों को कभी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और इसी कारण उन्होंने समाज में टीले जैसी बुराइयों को जो है ठोकर मारी थी और जिसके कारण उनका जूता जो है फट गया था। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। अब यहाँ पर जो होरी का गोदान जो उनका उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसमें होरी जो था बहुत ही नियम धर्म था, उस पर बहुत कष्ट किए गए, बहुत कष्ट झेले उन्होंने। और लेकिन वो इतना नियम और धर्म का पालन करने वाला था कि उसने हार नहीं मानी। तो यहाँ पर लेखक ने उसी का होरी का उदाहरण देते हुए कहा है कि तुम भी होरी के गोदान की तरह हो गए हो, जो नियम धर्म को मानने के लिए बैठे हो, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है जिसे तुम घृणित समझते हो। यानी कि तुम्हारी ये पांव की उंगली मुझे संकेत करती लगती है, यानी कि लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ये पैर की उंगली है उसे ऐसा लगता है कि उससे तुम उन घृणित चीज़ों को ठोकर मार रहे हो या उन पर पैर की तरह उंगली से इशारा कर रहे हो। यानी कि जो प्रेमचंद हैं वो समाज की जो बुराइयां हैं, समाज में जो घृणित चीज़ें हैं, उन्हें हाथ की उंगली से नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है? अब लेखक भी यहाँ समझ गया है कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद ने समाज की बुराइयां, जो घृणित चीज़ें हैं, जो समाज की बुराइयां हैं, उनको ठोकर मारी है और उन्हें उन बुराइयों को वो हाथ की उंगली से नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। अब लेखक यह समझ गया है। तो लेखक आगे क्या कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी और समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए हैं और तलवा खिसाए चल रहे हैं। अब आगे समझ में कि लेखक यहाँ पर अब समझ गया कि प्रेमचंद किस पर हंस रहे हैं। प्रेमचंद उन लोगों पर हंस रहे हैं जो समाज में बुराइयों को देखकर भी वहां से नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, समाज में जो हो रहा है उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठाते हैं, समाज की बुराइयों को नज़रअंदाज करके वहां से जो हो रहा है गलत उसको भी साइड में से निकल जाते हैं। वो उन नदियों की तरह है, जो कुछ नदियाँ जो पहाड़ फोड़ती हैं वो प्रेमचंद की तरह हैं, और जो कुछ पानी रास्ता बदल कर निकल जाती हैं उनमें से लेखक है। तो लेखक यहाँ कहता है कि तुम मुझ पर हंस रहे हो, मेरे जैसे उन लोगों पर हंस रहे हो जो समाज की बुराइयों को देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है। यानी कि आज भले ही लेखक ने अपना जूता ही तो फाड़ा है, थोड़ी सी समाज की बुराइयां ही तो झेल रहा है लेखक, कि कैसे हैं लेखक, है ना, लेकिन कम से कम उनका शरीर घायल तो नहीं है, उनका पैर का अंगूठा या उनका पैर का तला घायल तो नहीं है। यहाँ पर ये बताया है कि आज थोड़ा सा भले ही कष्ट, लोग उन पे भले ही हंसें, भले ही उनका पैर का जूता फट रहा है, आज भले ही वो बिल्कुल साधारण सादगी भरी जिंदगी जी रहे हैं, आज भले ही उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो कभी भी समाज से समझौता कर कर नहीं चले। हमेशा उन्हें समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश की है। मगर आगे क्या है कि मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। लेखक यहाँ पर प्रेमचंद यहाँ पर लेखक से कह रहे हैं कि तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी का उदाहरण दिया जा रहा है कि तुम उंगली को तो ढांक रहे हो लेकिन तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? यानी कि कहने का इस लाइन का बहुत बड़ा तात्पर्य है। इस लाइन से ये तात्पर्य है कि आज तुम भले ही अपने पैर की उंगली बचा रहे हो, जूता से अपना
पैर की उंगली बचा रहे हो, लेकिन यही बुराइयां कल समाज में बढ़ेंगी, फैलेंगी, तो हमारा समाज में जीना जो है दुष्कर हो जाएगा। और ये कल को यही बुराइयां हम पर भी हावी होंगी। इसलिए आज तुम भले ही इनसे बचकर निकलो, लेकिन कल को यही बुराइयां हमें समाज में रहना या हमारा जीना भी दुश्वार कर देंगी। तो लेखक यहाँ पर समझ गए हैं कि प्रेमचंद आखिर क्यों जूता फटा पहनकर खड़े थे और उनके पैर का ऊपर का जूता फटने का क्या कारण था। तो इसलिए आगे कहते हैं कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी को ये अध्याय समझ में आया होगा। अब आपने देखा कि इस अध्याय में दो तरीके से समझाया गया है। एक ये है कि हमेशा प्रेमचंद जिस तरह के थे, जिस तरह से उन्होंने अपना सादा जीवन सादगी भरा वास्तविकता में जीते थे, जैसे हम हैं, हमें अपने को वास्तविकता में वैसा ही जीना चाहिए, किसी के दिखावे के लिए नहीं, समाज के दिखावे के लिए नहीं। और हमें दूसरे समाज में जो भी गलत हो रहा है, हमें उसके प्रति आवाज़ भी उठानी चाहिए, जिस तरह से प्रेमचंद ने आवाज़ उठाई। लेकिन वहीं एक तरफ लेखक थे जो उन बुराइयों को नज़रअंदाज करके निकल रहे थे, लेकिन प्रेमचंद उनमें से नहीं थे। उन्होंने हर बुराई को ठोकर मारने की कोशिश की। जो भी बुराइयां थी समाज में, उनके खिलाफ खड़े हुए। और आप उनके बहुत सारे उपन्यास, कहानियां अगर आपने पढ़ी होंगी तो हर एक समाज की बुराइयों के प्रति उन्होंने हमेशा अपने उपन्यासों में लिखा है और समाज को सचेत करने की कोशिश की है। चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन से हो या समाज की बुराइयों में पर्दा प्रथा से लेकर दलित परिवार तक की कहानियां हो, सभी विषयों पर उन्होंने अपने विचार जो है अपने उपन्यास और कहानियों में लिखे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी को यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सभी अपना कमेंट करके बताइए कि आपको यह अध्याय कैसा लगा, और जो भी आप और चाहते हैं कि और अध्याय आपको इसी तरह से समझाया जाए, तो प्लीज़ अपने जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।